अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। देखिए आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर उर्दू का टॉपिक 5 करेंगे। ठीक है, उर्दू अदब की तारीख। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। देखिए ये आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की बुक है, ठीक है, और ये आपका सिलेबस है। आप सभी जानते हैं हमने स्कूल निसाब में उर्दू ज़बान के अहमियत चैप्टर कर लिया है। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है उर्दू अदब की तारीख। लेकिन उर्दू अदब की तारीख के साथ साथ इसमें हम और कौन कौन से चैप्टर कर रहे हैं देखिए। हिंदुस्तान तहजीब की तरक्की और नशोनुमा में उर्दू ज़बान की अहमियत, कौमी और इंसानी कुदरतों की तरक्की में उर्दू ज़बान की खिदमत और उर्दू अदब की तारीख, ये तीनों चैप्टर आज हम एक इसी वीडियो में क्या कर लेंगे, इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारा बुक का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपने अकॉर्डिंग ही कराऊंगी। लेकिन बच्चों के बहुत ज़्यादा यही कमेंट्स थे कि नहीं, पहले मैम बुक की जो आपकी चैप्टर्स है उन्हें आप अच्छे से करा दीजिए। तो आज हम पहले वो देख लेते हैं बुक के चैप्टर्स, इसके बाद मैं आगे का आपके टॉपिक्स कराऊंगी। तो आज हम ये तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से करेंगे। और एक चीज़ आपको बताती चलती हूँ, ये जो आपके तीनों चैप्टर हैं इससे सिर्फ आपके एग्जाम में इन टॉपिक में से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यकीन नहीं आ रहा, चलो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। ये आपका सन 2023 का पेपर है। देखिए आपके टॉपिक क्या दे रखे हैं सिलेबस में। स्कूल निज़ाम, उर्दू ज़बान की अहमियत, हिंदुस्तान तहजीब में उर्दू ज़बान की अहमियत, उर्दू ज़बान की खिदमत, उर्दू अदब की तारीख। ठीक है, आपके सामने ये सिलेबस मेंशन है तो आप ये सोच लेंगे कि हमें यही तैयार करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये आपका सिलेबस है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर उर्दू का सन 2023 का। और यही नहीं, मैं आपको और भी दिखा दूंगी। इसमें टॉपिक क्या आते हैं देखिए, मुआविन अशिया, इल्म की जमा वाहिद जमाएंगे, इस्म ज़मीर, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि बुलंद ख्वानी क्या होती है, खामोश ख्वानी क्या होती है। ठीक है ना, फेल की तारीफ, मादरी जबान। सिर्फ इन टॉपिक में से क्या कहा था, एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ आ जाइए 13वें क्वेश्चन पर। हिंदुस्तानी तहजीब की झलक में उर्दू अदब की किन इसनाफ में मिलती है। तो मैं आपको आज ये तीनों टॉपिक करा रही हूँ, पर आपके जो कमेंट्स रहते हैं कि मैम हमारी बुक का ये चैप्टर नहीं हुआ, ये वाला टॉपिक आपने नहीं कराया, आपने उर्दू सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ा है और इंशाल्लाह मैं इसे आपको बहुत अच्छे से करा दूंगी। और यही नहीं, मैं आपको और भी क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगी। तो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैं सिर्फ वही टॉपिक आपको पहले करा रही हूँ। ठीक है, और अभी जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है उसमें तो मैं सारा आपका A to Z जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब ऐड करके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, वो वीडियो की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये जो आज मैं वीडियो बनाई है आपके सिर्फ इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए बनाई कि आपको उर्दू अदब की तारीख पढ़नी थी। चलिए मैं आपको उर्दू अदब की तारीख पढ़ा दूंगी। आप सभी को मालूम है उर्दू अदब की तारीख बहुत ज़्यादा अच्छी खासी लेंथ ली है, उस पर पूरी किताब लिखी हुई है। ठीक है ना, उर्दू अदब की तारीख पे। पर मैंने आपके उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने थोड़ा सा उसका पार्ट निकाल के आपके लिए मेन पॉइंट बना दी है आपकी वो वीडियो। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी उर्दू अदब की तारीख। और इसमें आपके हिंदुस्तानी तहजीब की तरक्की, नशोनुमा में उर्दू ज़बान की अहमियत हो, या फिर कौमी और इंसानी कुदरतों की तरक्की में उर्दू ज़बान की खिदमत, ये तीनों ही टॉपिक शामिल हैं। तो आज की वीडियो के बाद हमारा चैप्टर 1, ठीक है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, ये टॉपिक 5 में हमारा आधा सिलेबस इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछ लिया करें, मैं कमेंट से थोड़ा आपका आंसर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो मेरी वीडियो का आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और ये आज की जो टॉपिक है उर्दू अदब की तारीख है, खाली डीएलएड वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बीएड वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके भी कमेंट्स आते हैं कि मैम उर्दू अदब की तारीख पढ़ा दीजिए। तो आज हम उर्दू अदब की तारीख अच्छे से पढ़ेंगे। उर्दू कहाँ से आई है, उर्दू में क्या क्या कहाँ पर ज़्यादा असर इसने कबूल किया, सब कुछ हम आज इस वीडियो में पढ़ लेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो उर्दू अदब की तारीख। देखिए आपका चैप्टर है उर्दू अदब की तारीख। ठीक है, हिंदुस्तान तरक्की की तहजीब की तरक्की, नशोनुमा में उर्दू ज़बान की अहमियत, कौमी और इंसानी कुदरतों में तरक्की में उर्दू ज़बान की खिदमत और उर्दू अदब की तारीख, तीनों टॉपिक आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो लेंथी ज़रूर होने वाली है पर वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना आपको मालूम है ये वीडियो जल्दी से ये वाली चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उर्दू अदब की तारीख बहुत लेंथ ली है। मैंने आपके लिए बहुत शॉर्ट में करके यहाँ पर आपको पेश की है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं भी बहुत आराम से पढ़ाने वाली हूँ जिससे आपको ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए
देखिए, दुनिया के हर समाज के लोग एक दूसरे तक अपनी बात ज़बान के ही ज़रिए पहुँचाते हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि हम दोनों, कोई भी इंसान किसी से जब बात करता है अपने एहसास या अपने जज़्बात का इज़हार किसके थ्रू करता है? अपनी ज़बान यानी अपनी लैंग्वेज के ज़रिए ही करता है। तो एक क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग से ही बन जाता है कि ज़बान की अहमियत पर नोट लिखे। आता है ये क्वेश्चन, तो आप बताना कि ज़बान की क्या-क्या अहमियत है कि हम अपने जज़्बात, एहसासात का इज़हार किसके ज़रिए करते हैं? ज़बान के ज़रिए ही करते हैं। आप इतना भी लिख देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इंसान की इसी बुनियादी ज़रूरत के तहत दुनिया की तमाम ज़बानें वजूद में आई हैं। ज़बान जैसे जैसे तरक्की करती जाती है, इसके काम का दायरा भी बड़ा होता जाता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें बोलचाल से आगे लिखने पढ़ने का सिलसिला भी शुरू होता है और फिर इसके ज़रिए समाज में तालीमी, इंतज़ामी, अदबी और दूसरे बहुत से अमूर को फ़रोग़ मिलता है। ठीक है, जब हमारी ज़बान है, ज़बान ही नहीं कुछ भी चीज़ ले लीजिए, जब हम तरक्की करते हैं धीरे-धीरे तो हमारी क्या होती है? प्रोग्रेस बढ़ती जाती है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ज़बान जब हम बोलने लगते हैं तो बोलने के बाद हम क्या करते हैं? पढ़ने का सिलसिला शुरू कर देते हैं, बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर लिखने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है? ज़बान को फ़रोग़ हासिल होती है, यानी कि उसे तरक्की हासिल होती है। आगे देखिए, उर्दू में ज़बान के लिए एक लफ्ज़ है लिसान। जो उर्दू में क्या है? ज़बान जो होती है उसके लिए एक लफ्ज़ है लिसान। इसी से एक और लफ्ज़ बना है लिसानियात। अब आपने सुना होगा कि माहिरीन लिसानियात ये बोल रहे हैं, लिसानियात होता क्या है? ठीक है, ये कहाँ से आया है? सबको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी से एक लफ्ज़ बनता है लिसानियात। लिसानियात जिसके मायने हैं ज़बान का इल्म, लेकिन लिसानियात से मुराद किसी ज़बान पर गुफ्तगू, तहरीरी और तकरीर की महारत हासिल करना नहीं, बल्कि इस ज़बान के बारे में ये दरियाफ्त करना है कि वह कैसे वजूद में आई। अब देखो इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इन्होंने कहा कि लिसानियात जिसके मायने तो होते हैं ज़बान का इल्म। अब आप ये नहीं सोचे ज़बान का इल्म के तहरीरी शक्ल हासिल कर ली बच्चे ने कि तहरीर बहुत अच्छी कर रहा है या तकरीर बहुत अच्छी कर रहा है, लिख बहुत अच्छा पा रहा है, पढ़ बहुत अच्छा पा रहा है, वो ये नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा ज़बान का इल्म यानी कि लिसानियात का मतलब ये होता है कि किसी ज़बान के बारे में दरियाफ्त यानी कि खोज करने की ज़बान कहाँ से आई, कैसे वजूद में आई, इन सब की खोज करने वाले जो होते हैं उन्हें लिसानियात कहते हैं। ठीक है, और जो इनके बारे में खोज करते हैं वो माहिर लिसानियात कहलाता है। अब आप समझे, देखिए ज़बान का इल्म यानी कि किसी भी ज़बान की खोज करना लिसानियात होता है और जो इंसान किसी भी ज़बान की खोज कर रहा है उसे माहिर लिसानियात कहते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि लिसानियात और माहिरीन लिसानियात क्या होता है। एक बार फिर बता देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लिसानियात किसे बोलते हैं? ज़बान का इल्म यानी कि किसी भी ज़बान, किसी भी लैंग्वेज की खोज करने वाला, यानी कि ये ज़बान कहाँ से वजूद में आई उसका पूरा पता लगाने वाले को लिसानियात कहते हैं। और जो इंसान यानी कि जो भी ये खोज करता है, पता लगाता है, उसे माहिर लिसानियात कहा जाता है। आगे देखिए, जैसे जैसे वजूद में आए क्योंकि इसने तरक्की की मंजिलें तय करते हुए एक बाकायदा ज़बान की शक्ल इख्तियार की। ज़बान के बारे में इस तरीके की खोज करने वाले को माहिर लिसानियात कहते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी। अब आगे देखिए, लिसानियात के माहिरों का कहना है जिस तरह इंसानों की खानदान होते हैं उसी तरह ज़बानों के भी खानदान होते हैं। क्या कह रहे हैं लिसानियात? माहिरीन लिसानियात कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंसानों के खानदान होते हैं उसी तरीके से ज़बानों के भी खानदान होते हैं। इस एतबार से दुनिया की तमाम ज़बानों को 8 बड़े खानदानों में तकसीम किया गया है। अगर कोई क्वेश्चन ये आता है कि ज़बानों को कितने खानदानों में तकसीम किया गया है तो आप वहाँ आंसर लिखेंगे कि 8 बड़े खानदानों में तकसीम किया गया है। ज़बानों का सबसे बड़ा खानदान कौन सा है? हिंद यूरोपी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने ब्लैक पेन से हाईलाइट कर रखे हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज़बानों का सबसे बड़ा खानदान कौन सा है? हिंद यूरोपीय। कौन सा है? हिंद यूरोपीय खानदान है। इसी हिंद यूरोपी खानदान की एक शाख हिंद आराई है। ठीक है, आपने सुना होगा उर्दू अदब की तारीख में बार बार हिंद आराई वर्ड आ रहा है, हिंद यूरोपी वर्ड आ रहा है, तो वो आपको घुमा के बताते हैं जिससे बच्चा नहीं समझ पाता। मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि ज़बानों का सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपी है और इस हिंद यूरोपी खानदान की एक शाख यानी कि एक ब्रांच, ठीक है, या एक पार्ट, शाख मतलब एक पार्ट क्या है? हिंद आराई है। हिंद आराई से आगे चलकर जदीद हिंद आराई ज़बानें वजूद में आई जिनमें से एक उर्दू भी है। अब आप समझ गए उर्दू कहाँ से आई?
पता चला उर्दू आई है आपकी कहाँ से, हिंद आराई ज़बानों में। ये बहुत सारी ज़बानें शामिल है, उसमें से एक ज़बान आपकी उर्दू भी है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, उर्दू कहाँ से आई है? हमारी हिंद आराई ज़बानों में बहुत सारी ज़बान शामिल है, उनमें से हमारी उर्दू ज़बान भी आई है। अब आगे देखिए, हर हर लाइन में आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। मैंने इसी वजह से कहा था कि ये वीडियो थोड़ी लेट आएगी, पर ये वीडियो आने के बाद आपके उर्दू अदब की तारीख के सारे डाउट इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगी मैं अपनी तरफ से। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए आगे देखिए, हर जबान की बुनियाद इकाई इसकी आवाज़ों का वह अंजाम होता है जिनकी अदायगी हम अपने एज़ाए तकल्लुम से करते हैं। इसी को लिसानियात की इस्लाह में इस ज़बान का सूती निज़ाम कहते हैं। इसी सूती निज़ाम की बुनियाद पर जिसे सूतियात भी कहा जाता है। मैंने आपको सूती तरीका कराया था, ठीक है, अबजदी तरीका कराया तो क्या था, सुनकर बच्चा सीखता है। ठीक है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा, सुनते रहिए। सूतियात भी कहा जाता है। लिसानियात की माहिर इस बात का फैसला करते हैं कि कोई ज़बान अपने से पिछली किसी ज़बान से वजूद में आई। अभी सूतियात क्या है, इन्होंने कहा कि कोई भी ज़बान है, कोई भी लैंग्वेज है, वो कैसे वजूद में आई, वो ऐसे वजूद में आई कि उसने अपनी पुरानी ज़बान से क्या करा, उसका असर लिया, वो ठीक है, और फिर वो वजूद में आई। मैंने सूदी तरीके क्या कहा था कि बच्चा सुनकर कुछ सीखता है, तो पहले जो ज़बान थी उसने उससे क्या लिया, असर लिया, फिर वो वजूद में आई। ऐसी हमारी उर्दू ज़बान है। ठीक है, अभी आगे आपको पता चल जाएगा, कोई भी अपने पिछली किसी ज़बान से वजूद में आई है। उर्दू में लिसानियात के इल्म को अगरचा बहुत बाद में फ़रोग़ हासिल हुआ, लेकिन उर्दू ज़बान की इब्तदाई से मुतालिक क़याम और रियायों का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका था। इस एतबार से उर्दू की इब्तदाई के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात सामने आते हैं, उन्हें दो ज़मरों में बांटा जा सकता है। अब कहते हैं ना, एक क्वेश्चन आता है उर्दू कहाँ से, इसकी इब्तदाई कहाँ से है, एक क्वेश्चन ये भी आता है, तो अभी उसका आंसर आपको आगे मिलने वाला है। वो अवलीन नज़रियात जो गैर लिसानी बुनियाद पर वाज़ा किए गए हैं, और दूसरे बात के वह नज़रियात जिनकी बुनियाद लिसानी सोच पर थी, और लिसानी सोच वाले यही साइंटिफिक नज़रियात उर्दू की इब्तदाई से मुतालिक हमारे सही रहनुमा करते हैं। अब देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ, इन्होंने यहाँ कहा कि जो उर्दू की इब्तदाई है ना, दो तरीके से हम उसकी इब्तदाई मानते हैं। वो कैसे, एक तो वो जो माहिर लिसानियात है उन्होंने बताई है इसकी इब्तदाई, और एक है गैर माहिर लिसानियात जिन्होंने इसकी इब्तदाई बताई। तो हम दोनों को ही देखेंगे, ठीक है, और हमें पता चल जाएगा कि उर्दू की इब्तदाई कहाँ से हुई है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ इन नज़रियात का मुख्तसर खाका पेश किया जाता है। उर्दू की इब्तदाई से मुतालिक अवलीन नज़रियात। अब उर्दू की जो इब्तदाई है, देखो सबने अलग अलग बताए हैं कि उर्दू यहाँ से आई है, उर्दू यहाँ से आई है। ठीक है, तो हम देखते हैं उर्दू की इब्तदाई से मुतालिक पहला नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पेश किया। ये इनका कॉल बहुत मशहूर है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये कॉल किसका है, क्योंकि इसमें कॉल ज़रूर आता है, ज़्यादातर पूछ लेते हैं। ठीक है, सन 2019 तक तो ज्यादातर कॉल ही पूछे गए हैं, उसके बाद से क्वेश्चन पेपर और ज्यादा टफ होने लगा है। तो ध्यान दीजिएगा, उर्दू की इब्तदाई से मुतालिक पहला नजरिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पेश किया। इनका कॉल बहुत मशहूर है। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये कॉल किसका है, ये कॉल मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पेश किया। क्या कहा इन्होंने, कहा कि इतनी बात तो हर कोई जानता है कि उर्दू ज़बान कहाँ से निकली है, ब्रज भाषा से निकली है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, किसने कहा, तो ये कहा किसने, हमारे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। सेकंड पॉइंट है, सेकंड नज़रिया है प्रोफेसर मोहम्मद शेरानी ने। प्रोफेसर मोहम्मद शेरानी ने बाज़ शवाहिद की बुनियाद पर यह साबित करने की कोशिश की है कि उर्दू पंजाब से निकली है। उर्दू पंजाब से निकली है, किसने कहा, तो ये आप देख लीजिए, प्रोफेसर मोहम्मद शेरानी ने कहा। फिर थर्ड है, मौलाना सैयद सुलेमान निदवी ने उर्दू की इब्तदाई का सिलसिला सिंधी से जोड़ते हुए इसका ताल्लुक सिंधी में मोहम्मद बिन कासिम से मिलाने की कोशिश की है। किसी ने पंजाब से कहा, किसी ने ब्रज भाषा से कहा, किसी ने सिंधी से कहा। अब 4 पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट था। चौथा नजरिया ये है कि उर्दू गुजरात में पैदा हुई। इसका सबब तो ये बताया जाता है कि गुजरात एक ज़माने में सूफियों का मरकज़ था।
किसी ने सूफियों ने इसे गुजरात से जोड़ा है, किसी ने सिंधी से, किसी ने पंजाब से, तो किसी ने ब्रज से। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे। उर्दू की इब्तदाई से मुतालिक पांचवा नजरिया ये है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। ये नजरिया डॉक्टर नसीर अलादीन हाशमी का है। अब इन्होंने डॉक्टर नजीर अलादीन हाशमी ने क्या कहा कि ये दक्कन से आई है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं उर्दू की इब्तदाई से मुतालिक लिसानियाती नज़रियात। इससे पहले जो थे वो गैर लिसानियाती नज़रियात था, अब यह है आपके लिसानियाती नज़रियात। तो इसे भी देखिए, हिंद आराई के दो सबसे बड़े माहिरीन, ठीक है, हिंद आराई के दो सबसे बड़े माहिरीन हैं, एक तो ग्रिक्सन और एक सिंटी चटर्जी। ठीक है, कौन कौन? ग्रिक्सन और सिंटी चटर्जी, दोनों ने एक जबान मगरिबी हिंद करार देकर इसकी 5 बोलियां मानी हैं। 5 बोली कौन कौन सी? एक तो है आपकी बांग्लू या हरियाणी, दूसरा है आपकी खड़ी बोली, तीसरी है ब्रज, चौथी है बुंदेली और पांचवी है किन्नौजी। उर्दू के आगाज की तलाश खड़ी बोली के आगाज की तलाश है या खड़ी बोली की उर्दू रूप की। ये कहा, किसने कहा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उर्दू के आगाज की तलाश खड़ी बोली की आगाज की तलाश है या खड़ी बोली के उर्दू रूप की। ये किसने कहा? यह हमारे कहा ग्रिक्सन ने और सिंटी चटर्जी ने कहा ये बात। अब आगे आ जाइए, उर्दू जबान के खत और ख्याल 12वीं सदी के आखिरी में बनने शुरू हुए। उर्दू हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लिसानी वर्षा है। इसे हिंदुस्तान मुसलमान, सिख, ईसाई, यूरोपी, बुद्ध, जीन सब के मेल जोल से फरूग हासिल है। अब कहते हैं ना, उर्दू जबान किस जबानों से मिलकर बनी? तो उर्दू जबान सभी जबानों से मिलकर बनी है। इस जबान ने सभी जबानों का असर कबूल किया। ठीक है, यानी कि उर्दू में सिर्फ उर्दू ही की जबान के लफ्ज नहीं मिलते, फारसी के भी मिलते हैं, हिंदी के भी मिलते हैं। मतलब ये सभी जबानों की मिली जुली जबान क्या है? हमारी उर्दू जबान है। आगे देखिए, इसे हिंद, मुसलमान, सिख, ईसाई, योरसी, बुद्ध, जिन सब के मेल जोल से फरूग हासिल हुआ। खालिस लिसानियात नुक्ता नजरिया से ये एक आर्याई जबान है। अब ये कौन सी जबान है? आर्याई जबान। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उर्दू जबान आर्याई जबान है, इस पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, शायद ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सन 2016 में पूछा गया है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा कि हिंद अराई जबान पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। उर्दू हिंद अराई जबान है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप यहाँ तक लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जिसकी साख हिंदुस्तानी है, इसमें यूं तो ईरानी, अरबी, अंग्रेजी, पर अंग्रेजी और फ्रांसी जबानों के असरात भी हैं, लेकिन फारसी, अरबी, अंग्रेजी और हिंदुस्तान के इलाकाई जबान के असरात भी ज्यादा हैं। इस जबान में कौन से असरात ज्यादा देखने के मिलेंगे? हिंदुस्तानी, फारसी, अरबी और अंग्रेजी अल्फाज ज्यादा हैं। इसी वजह से इस जबान में इजहार की वसीयत पैदा हुई और ये हमारी कौम और लिसानी तहजीब की अलामत बन गई। ठीक है, ये था आपका उर्दू अदब की तारीख का चैप्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा सा था, चलो हो गया। ये छोटा सा जरूर था आपके हिसाब से, ठीक है, आपको लग रहा है छोटा सा क्योंकि मैंने बहुत बड़ी तारीख थी, उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन, वो पॉइंट निकाले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। लेकिन यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। अभी मैं आपको बुक की सभी एक्सरसाइज कराऊंगी, आपके एटलीस्ट मैं आपके 15-20 क्वेश्चंस कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन जो आपका मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सन 2017 में भी आया, एक बार हम उसे भी अच्छे से करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, आपकी उर्दू अदब की तारीख थी। ठीक है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, ये आपका सन 2017 में आया था और ये मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, तो इसे एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपको इसे ऐसे ही वर्बली समझा रही थी, फिर मैंने सोचा आपको लिखकर बता देती हूँ, जिससे अगर ये आ जाता है क्वेश्चन तो आप इसे दोबारा से अच्छे से वहां करके आ जाए। ये क्वेश्चन सन 2017 में आया है कि उर्दू मश्तरके तहजीब की बेहतरीन मिसाल है, इस पर एक इजहार ख्याल करें। देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, अभी सन 2023 वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसके भी क्वेश्चन दिखाऊंगी। मतलब इस चैप्टर से ये दिखने में क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसका आंसर क्या लिखें, कंफ्यूजन। ठीक है, पर कुछ नहीं है। जैसे अभी दक्कन का बताया मैंने आपको पीछे, ये जो आपका पॉइंट था, देखिए इधर, ये आपका पॉइंट था, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। देखिए आपका पॉइंट था ना, आर्याई जबान किसे कहते हैं?
सिर्फ इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ आर्याय दे देंगे, मश्तर की तहजीब दे देंगे, कुछ नहीं करना। अगर कुछ याद भी नहीं हो तो जो ये याद करके जाओ, इसमें से ये वर्ड हटा के वहां पर वो लिख देना। एग्जामिनर 2 नहीं 1 नंबर तो आपको जरूर दे ही देगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, चलो ये वाला तो छोड़ देते हैं, छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी करना मैं आपको बताऊंगी। देखिए मश्तर के तहजीब, ये क्वेश्चन का देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने अभी आपको बताया भी है। उर्दू मश्तर के तहजीब, एक बार इसे देख लीजिए। उर्दू ज़बान हमारे हिंदुस्तान के कई इलाकों में बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार वगैरह। ये कसरत से बोली जाती है। इन जगहों पर बहुत कसरत से, यानी कि बहुत अच्छे ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादा ये वाली लैंग्वेज के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उर्दू ज़बान के। हमारे उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए आप, ठीक है ना। आगे देखिए, ये कसरत से बोली जाती है और उर्दू ज़बान हमारे संविधान की 22 ज़बानों में भी शामिल है। अब आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो संविधान है उसमें 22 यानी कि 22 लैंग्वेज शामिल की गई हैं। उनमें से एक भाषा हमारी उर्दू भी है। उर्दू ज़बान में बहुत सारी ज़बानों का अल्फाज भी हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि उर्दू मश्तर के तहजीब की बेहतरीन मिसाल है। ठीक है, कितना इजी हो गया ये आंसर। और मैं यही क्वेश्चन का आंसर हटा दूं और ये खाली क्वेश्चन आपसे कहूं कि इसका आंसर बताना, तो अभी यहीं पर आप सब कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मश्तर की तहजीब क्या है भाई, ये क्या है, मतलब इसे कैसे करना है। मतलब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ, इस वाले चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, और हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर वाले में आपके लिए जरूर आएंगे इस टाइप का एक क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, अगर आपसे आंसर नहीं भी आता, मेरी ये बात ध्यान से गांठ बांध लीजिए, अगर आपसे आंसर नहीं भी आता, यहाँ पे इसकी जगह कोई सी भी हिंदराई, दक्कन लैंग्वेज कुछ भी दे देते हैं, तो जो आपके याद है, अगर आपसे वो आंसर नहीं दिया जा रहा, तो जो आपके याद है वहां पर इस जबान को वो वर्ड हटा के, जैसे यहाँ मश्तर के तहजीब है, इसे हटा के वहाँ जो वर्ड देंगे उसे ऐड यहाँ कर देना। लेकिन ये उस टाइम के लिए बता रही हूँ जब आपसे आंसर बिल्कुल नहीं हो। वैसे अभी मैं आपको बुक के काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी कराऊंगी, और मैंने काफी अच्छे से, मुझे लगता है जो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो मैंने सभी पॉइंट इसमें ऐड भी कर लिए हैं। तो आपको अपना ये 100% ही देना है। चलिए अब हम करते हैं मारूजी सवालात। ठीक है, बुक के जितने भी 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात और मारूजी सवालात दोनों ही करेंगे हम। चलिए, तो सबसे पहले ये वाले चैप्टर के देख लेते हैं, हिंदुस्तानी तहजीब की तरक्की नशोनुमा, उर्दू जबान की खिदमत। ठीक है, एक बात आपको बता देती हूँ, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ ये वाले क्वेश्चन दिए हुए, इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछ जाते कि तहजीब किसे कहते हैं, हिंदुस्तान कदीम तहजीब के अक़वाम तामीन रहे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसलिए मैं आपके क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। और आपको अगर फिर भी ये है कि नहीं मैम हमारे ये क्वेश्चन भी करा दीजिए, तो देखिए मैं आपसे ये कहूँगी कि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर बोल रही हूँ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये ऐसे क्वेश्चन नहीं कि आप बनाकर नहीं कर सकते। तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही कराऊंगी आपके लिए। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। उर्दू हम सबकी जबान है, वजाहत कीजिए। ये वाला क्वेश्चन वैसे आ भी सकता है, ये वाला। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है ये इतना खुद भी करके आ सकते हैं कि उर्दू जबान हमारे लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखती है। ठीक है, मैं कराऊंगी आपको सारे मारूजी सवालात, तो ध्यान से देखते चलिएगा। डैश तहजीब हिंदुस्तान की सबसे कदीम तहजीब है। वो कौन सी कदीम किसे बोलते हैं? पुरानी। सबसे ज्यादा पुरानी तहजीब कौन सी है? तो द्राविड़ तहजीब सबसे ज्यादा पुरानी तहजीब है। आर्याई, लधवी, जीन नहीं। अब मैंने इन सब के बारे में आपको पढ़ा है। सबसे ज्यादा पुरानी तहजीब कौन सी है? द्राविड़ तहजीब सबसे ज्यादा पुरानी तहजीब। आगे आ जाइए। आर्याओं की जबान डैश थी। जो हमारे आर्याएं थे उनकी जबान कैसी थी? फारसी थी, ग्रीन थी, अरबी थी या संस्कृत थी? तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आर्याई, हिंद आराई, आप सबको मालूम है इनकी जबान कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, अब आगे पॉइंट आता है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी तहजीब लगभग कितने हजार साल पुरानी है? तो हमारी जो हिंदुस्तानी तहजीब है वो कितने साल पुरानी है? 5000 साल, 1000 साल, 7000 साल या 500 साल? तो एक आपको बात बता दी, क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछेंगे, शायद ही पूछा भी गया है, और नहीं पूछा गया तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। क्या हिंदुस्तानी तहजीब लगभग आपकी 5000 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी है। मुसलमान बड़ी तादाद में हिंदुस्तान कब आए थे? तो हिंदुस्तान मुसलमान कब आए थे? 20वीं सदी में आए थे। 20वीं सदी में मुसलमान सबसे ज्यादा तादाद में हिंदुस्तान आए थे। किस कौम ने वो मुस्लिम इत्तेहाद का खात्मा कर दिया? ठीक है, तो किसने करा था? अंग्रेज ने। ये जो थी ये आपको वैसे मालूम भी है कि किस कौम ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खात्मा कर दिया था? तो अंग्रेजों ने कर दिया था।
अब आपको दूसरे चैप्टर के एक बार मारूजी सवालात दिखा देती हूँ। दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, चलो वो भी देख लेते हैं। ये तो था आपका जो हमने इस चैप्टर के करे, ये है आपका खिदमात वाला चैप्टर, यानी कि ये चैप्टर। अब हम करते हैं हिंदुस्तानी तहजीब की नशोनुमा में उर्दू ज़बान की अहमियत पर। चलिए एक बार उसे भी देख लेते हैं, कहाँ है आपका वो चैप्टर, हिंदुस्तानी तहजीब की अहमियत। ये रहा, ये शायद मैंने आपको पहले करा भी दिए थे कि ज़बान वसीला है किसका ख्यालात और इजहार, जज्बात के इजहार का। ठीक है, मैंने करा रखा है। इंसानी ताल्लुकात की बुनियाद क्या है, ज़बान है। बाहमी ताल्लुकात डैश जरिए मजबूत होती है, तो किससे होती है, ज़बान से होती है। मिर्ज़ा गालिब मशहूर डैश के लिए थे, किसके लिए थे, आप सभी को मालूम है, अपनी गज़लों के लिए थे। ठीक है, मुंदरजा झेल में कौन तंज़ो मिजाज शायरी के लिए मशहूर है, तो तंज़ो मिजाज शायरी के लिए आपका अकबर इलाहाबादी है। और अफसाना आज़ाद का मुसन्निफ कौन है, रतन नाथ शशारी। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करा दिए थे सारे मारूजी सवालात। अब उर्दू अदब की तारीख वाले भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं सभी आज आपके सामने ही दिखाऊंगी आपको बुक की। एक बार रुक जाइए, देखिए ये किस चैप्टर के हैं, ये तो आपके उर्दू तदरीस के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये रहा आपका चैप्टर उर्दू अदब की तारीख। एक बार इसे देख लीजिए। इस चैप्टर के हम क्या करने जा रहे हैं, मारूजी सवालात करने जा रहे हैं। देखिए कितना लेंथ इन्होंने दिया है इसे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके मारूजी सवालात। मुसलमान सबसे पहले आए कहाँ आए थे, सिंध में आए। 10वीं और 11वीं सदी में मुसलमान किस इलाके में फैल गए, तो वो कहाँ फैले थे, 10वीं सदी में पंजाब में। शुरू में हमें उर्दू में डैश का असर मिलता था या मिलता है, बात एक ही है। ठीक है, तो किसका असर मिलता था, पंजाबी का। दिल्ली और इसके पूरब में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपकी वो है खड़ी बोली। दक्कन में उर्दू को सबसे पहले कौन सा बादशाह ले गया, ठीक है, तो कौन ले गया था, अलादीन खिलजी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है कि दक्कन में उर्दू का सबसे पहले कौन सा बादशाह ले गया, तो वो था आपका अलादीन खिलजी ले गया था। ये था आपके उर्दू अदब की तारीख के मारूजी सवालात। ठीक है, इस अच्छे से आपको करना है और उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए कि वाला और करा देती हूँ, उर्दू दक्कन में हिंदुस्तान में, इसके भी आपके मारूजी सवालात। एक बार इसे भी देख लीजिए। मैं नहीं चाहती आपको कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन छूटे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो एक बार इसे भी देख लीजिए। मुंदरजा झेल में से कौन सी जगह उर्दू से जुड़ी हुई नहीं है, तो कौन सी जगह उर्दू जुड़ी हुई नहीं है, तो आप सभी को मालूम है यूरोप पंजाब भी जुड़ी हुई है, पश्चिम यूरोप भी, दिल्ली भी है। कौन सी नहीं है, भोपाल कहीं से कहीं नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, फारसी अरबी। और एक चीज याद रखिएगा, जो सबसे अलग सा वर्ड हो और नहीं वाला क्वेश्चन हो तो उसमें क्या होता है, आंसर ज्यादातर वही रहता है। फारसी अरबी और दूसरी जबानों के अल्फाज मिले जबान को क्या कहते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी जबान कहते हैं, देखो इन्होंने कहा फारसी अरबी और दूसरी जबानों के अल्फाज मिली जबान को क्या कहते हैं, मिली जुली जबान। ठीक है, मिली जुली जबान भी कहते हैं, लेकिन इसे हम उर्दू जबान भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हर जबान का असर कबूल किया। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो बुक में इन्होंने मिली जुली जबान दिया है, लेकिन इसका आंसर उर्दू जबान भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही आंसर आपके ठीक है। उर्दू ने क्योंकि सभी जबान का असर कबूल किया था, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसी जबान बोल सकते हैं जिसमें सभी जबानों के असर हो। ठीक है, तो इसका दोनों ही पॉइंट ठीक है, लेकिन बुक में इन्होंने मिली जुली जबान दिया है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, बहनमियों का राज किस बादशाह के जमाने में कायम हुआ, तो होता फिरोज तुगलक के। फोर्थ क्वेश्चन है, उर्दू की सबसे पहली किताब किसने लिखी, तो सबसे पहली किताब हमारी लिखी थी सैयद गेसू दराज ने। फिर आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, गोलगंडा के मशहूर शायर बादशाह का नाम बताइए, तो मोहम्मद कली कुतुब शाह। ठीक है, ये थे आपके मारूजी सवालात। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, पर ये ऐसा चैप्टर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट हमारा रह ही जाता है। ठीक है, क्योंकि उर्दू अदब की तारीख है, आप सभी को मालूम है बहुत ज़्यादा लेंथली है, पर आपको ये नहीं सोचना है उर्दू अदब की तारीख है बहुत ज़्यादा लेंथली। मैंने आपको सिर्फ आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपको एक क्वेश्चन देंगे 2 नंबर में। ठीक है, इन तीनों चैप्टर में से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है।
ठीक है, तो आपको तैयारी अपनी इसी तरीके से करनी है कि इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि नहीं मैम ने इतना पढ़ा दिया, हमें तो और डीपली जाना है। आप अलग से बुक पढ़ें उर्दू अदब की तारीख की, तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैंने जो आपको कराया है आज, वो आपके बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया है, वर्ड टू वर्ड कराया है। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आपको कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो जो छूट जाए। मैंने फिर सोचा है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, हमारे लिए 1 नंबर के आधा नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंशाल्लाह हमें 25 में से 25 लाने हैं। जैसे बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैम हमें तो सिर्फ 25 में से 25 ही लाने हैं, और हमें ऐसी तैयारी कराई कि हमारे 25 आउट ऑफ 25 ही आए। तो देखो, मेहनत आपको करनी है, आपके साथ मेहनत मैं भी कर रही हूँ। मैं आपकी वजह से, आपको तो सिर्फ आपके सामने ये 2 पेज के नोट्स आए हैं। ठीक है, आप यकीन जानिए, मैंने आपकी वजह से 2 बुक मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मैंने पूरी बुक पढ़ी है आपके लिए। ठीक है, उर्दू अदब की तारीख के, उनमें से सिर्फ वो पॉइंट निकाला है जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइएगा, लिखिएगा और समझिएगा, और फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट्स करिएगा। ठीक है, तो अब हमारे सिलेबस का ये चैप्टर उर्दू अदब की तारीख तक बिल्कुल हो गया है। मैंने उर्दू अदब इससे अलग मैंने आपको नज़म किसे कहते हैं, गजल कैसे कहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट कराए हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी तदरीस नस्र पर, और ये तदरीस नस्र में इंशाल्लाह आपको इस तरीके से कराऊंगी पूरा डिटेल में कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। रही आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, जिस पे के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उस पर मैं वर्क कर रही हूँ। अभी क्यों नहीं बना रही, मैं चाहूँ तो आपको दिखा भी दूं, पर मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी कुछ ही क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है। मैं आपके उसमें बिल्कुल एक ही वीडियो चाह रही हूँ कि मुझे दोबारा वीडियो ना बनानी पड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एक ही क्वेश्चन की वीडियो बनाऊं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस ऐड कर दूं, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। उर्दू अदब की तारीख के लिए आप परेशान थे, तो वो आज हमने कर लिया है। अब आप ये देखिए, जो आप इतने परेशान होते हैं, हमने आधा सिलेबस ऑलमोस्ट कर लिया है। अब जो आपके हिसाब से बुक में आधा सिलेबस बचा है वो भी कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपके बहुत सारे टॉपिक्स बच रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमने आधा कर लिया है, लेकिन मेरा अकॉर्डिंग अभी हमने आधे से कम किया है, क्योंकि अभी आपके वाहिद जमा रह गए हैं, जो 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, देखिए आपके 2 क्वेश्चन इसमें कवायद का जो मैं आपको करवाऊंगी, उर्दू कवायद, उस वीडियो को तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। मैं इस तरीके से उसके नोट्स बना रही हूँ उर्दू कवायद के, कि एक ही वीडियो के बाद आपकी इंशाल्लाह कोई डाउट नहीं रहेगा कि इसम क्या होती है, सिफ्त क्या होती है, फेल क्या होती है, तमीज क्या होती है। ये देखिए, ज्यादातर उर्दू कवायद ही आपको देखने के लिए मिलेगी। सिलेबस इतना बड़ा है, ठीक है, मानती हूँ, लेकिन जो आपके पेपर में आता है वो आता है आपका ग्रामर। ठीक है, ग्रामर यानी कि आपके कवायद। ठीक है, कवायद ही आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, खतूत नोईसी, मजमून नोईसी, देखिए मादरी जबान, ये सब टॉपिक अभी आपके रह रहे हैं। वाहिद जमा जरूर आता है, वाहिद जमा, और 1 नंबर मुहावरे का जरूर आता है। तो ये जो छोटे छोटे से टॉपिक है जिसे आप बहुत ईजी समझ रहे हैं, इन्हें कराना बहुत जरूरी है, और आप ईजी ही समझिए। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरीके से कराऊंगी कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपकी समझ में नहीं आया हो। ठीक है ना, तो चलिए इंशाल्लाह आज आपको जो परेशानी थी कि मैं उर्दू अदब की तारीफ करा दीजिए, वो हमने कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम जल्द ही। मैं फिर बोलती हूँ, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।